नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। आज झारखंड में जो है बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ झारखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि झारखंड राज्य आज पूरे 25 वर्ष के हो गए हैं। और जो है अगर हम बात करते हैं झारखंड राज्य की, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था, यानी कि झारखंड बिहार से अलग हुआ था। इन 25 सालों में अगर हम बात करते हैं तो झारखंड राज्य कितना बदला है, किस तरीके से जो है झारखंड राज्य को बदलते हुए जो है देखा गया है। क्योंकि झारखंड राज्य की पहचान अगर हम पूरे विश्व में बात करते हैं तो आदिवासियों के सबसे बड़े राज्य के तौर पर इसे माना जाता है, क्योंकि 25 सालों में कितना बदलते हुए जो है झारखंड को यहाँ के लोगों ने देखा है। मेरे साथ जो है इस खबर पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद टीवी का। सर, आज झारखंड राज्य में झारखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। झारखंड पूरे सर 25 वर्ष के हो गए हैं। किस तरीके से सर आपने झारखंड को बदलते हुए देखा है? देखिए, मैं चूँकि झारखंड का 2000 में इसका स्थापना किया गया और आज 25 साल का युवा झारखंड हमारे बीच है। संघर्ष से स्वाभिमान और स्वाभिमान से जो एक समृद्धि की ओर है झारखंड, तो इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव झारखंड ने देखा है। और जब हम बात करते हैं आदिवासियों की, तो निश्चित रूप से आज भी आदिवासियों के लिए वो चुनौतियां आज भी वो झेल रहे हैं। और जहाँ तक हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, खास करके उस शिक्षा की बात करें, तो कहीं न कहीं आज हमें इस पे काम करने की जरूरत है। दूसरी बात, जो यहाँ पे हमारा खनिज संपदा है और यहाँ पे जो राजमहल पहाड़ी है, एक तरफ गंगा है, तो उसको किस तरह से जियो टूरिज्म को लेकर के, इको टूरिज्म को लेकर के कैसे हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। यहाँ के रोजगार जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, तो इसको किस तरह से रोका जाए। तो अभी इस पे बहुत सारे काम करने बाकी हैं। हमको लगता है कि जिस झारखंड, समृद्ध झारखंड की हम कल्पना कर रहे हैं, तो उसमें अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, अभी भी बहुत सारे काम करने की जरूरत है। और हमें लगता है कि सरकार जो 25 साल का हमारा युवा झारखंड है, तो उसमें भगवान बिरसा मुंडा का भी गौरव दिवस, जैसे आज जनजातियों का गौरव दिवस मनाते हैं, ये गौरव भरा दिवस हम लोग मनाते हैं। तो उनके जो आदर्श है, उनके जो विचार, उनका जो संघर्ष है, उनका जो बलिदान है, उनका जो दर्शन है कि झारखंड जल, जंगल, जमीन और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है, उसको किस तरह से समृद्ध किया जाए। तो एक निश्चित रूप से आज आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मावलोकन और एक आत्मविचार करने की जरूरत है कि सामूहिक से ही एक से बड़ा यहाँ पे है कि राजनीतिक अशिक्षितता, जैसा कि हम जानते हैं कि ये 25 साल में कितने बार सरकारें बदली है। साथ ही यहाँ पे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा है कि छात्रों में और रोजगार को लेकर के, तो इसमें अभी हमको लगता है कि जिस लेकर के झारखंड अलग हुआ था, उसमें अभी आज काम करने की जरूरत है। सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो झारखंड को जिस उद्देश्य के साथ बिहार से अलग हुआ था, तो निश्चित रूप से उसमें और काम करने की जरूरत है। सर, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड सिर्फ आदिवासियों की पहचान ही नहीं है, बल्कि झारखंड एक खनिज संपदाओं का सबसे बड़ा राज्य भी है और झारखंड प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ है। सर, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड जो 2000 का झारखंड था, अब वो झारखंड नहीं दिख रहा है, क्योंकि झारखंड कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनलों में हो, राजनीतिकार जो है झारखंड को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं कि झारखंड का जो प्राकृतिक है उसका दोहन हो रहा है। किस तरीके से सर सरकार को संरक्षण करना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर? निश्चित रूप से जो खनिज संपदा है, जो सबसे ज्यादा जो हमारा मिनरल माइंस है, वो झारखंड में है। खास करके हम साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज में भी हम लोग इधर देखते हैं कि पूरे देश को यहाँ से कोयला उजाला होता है। और उसको लेकर के झारखंड के द्वारा जो भी अभी सरकार के द्वारा है, उसमें और काम करने की जरूरत है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने बताया
कि झारखंड को कैसे समृद्ध किया जाए। बताया कि एक जो कोल माइंस है या मिनरल माइंस है, यहाँ पे अभ्रक भी है, यहाँ पे खनिज के बहुत सारे संभावनाएं हैं। उस खनिज को किस तरह से हम समृद्धि की ओर ले जाए, हमारे यहाँ के लोग किस तरह से समृद्ध समाज का कल्पना करें, तो वो एक बड़ा मुद्दा है हमारे झारखंड में। जो राजनीतिक अस्थिरता का बात है कि अस्थिर सरकार रही है यहाँ पे, किसी को जो उसको लेकर के एक जो निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय नहीं ले पाई है सरकार, जिसके कारण कि बहुत सारे खामियाजियां जनता को भुगतना पड़ रहा है। पॉलिसी मेकर होते हैं वो भी इसमें थोड़ा सा विशेष इसको लगाव होना चाहिए। और जो चौथा है, यहाँ पे जो खनिज संपदा है उसका एक पॉलिसी बनना चाहिए, ताकि यहाँ के जो खनिज हैं यहाँ के लोगों में किस तरह से खर्च हो, यहाँ के लोगों को किस तरह से रोजगार मिले, यहाँ पे लोगों को किस तरह से नौकरी मिले, तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। सर अगर हम झारखंड में सर एजुकेशन की बात करते हैं सर, तो एजुकेशन में सर किस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है सर? क्योंकि चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र की बात की जाए तो 2000 का वो झारखंड सर, हम लोग अगर कल्पना करें तो उस समय की झारखंड और अभी का झारखंड में सर बहुत अंतर है। एजुकेशन में सर किस तरीके से बदलते हुए सर देखा गया है एजुकेशन को? देखिए, एजुकेशन का बात करें, अगर उच्च शिक्षा की बात करें या माध्यमिक शिक्षा की बात करें, तो कहीं न कहीं एक जो सबसे बड़ा है कि छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी जो 5 to 10% छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन इस हिसाब से हमारा शैक्षणिक संस्थान है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या कॉलेज हो, उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन एक जो है कि शिक्षकों की कमी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा है कि छात्रों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो उनको लैबोरेटरी या जो पठन पाठन के लिए डिजिटल लैब की बात हो, ई लाइब्रेरी की बात हो, तो वो कहीं न कहीं आज भी वो दर्द झेल रहा है। आज भी वो कमी है, तो उसको लगता है कि पूरा करने की जरूरत है। जो नए डिग्री कॉलेज खुले हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन शिक्षक नहीं है, उसमें लैब नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, पुस्तक नहीं है। तो ऐसे चीजों को ई लाइब्रेरी की बात अगर हम करें तो उसको होना चाहिए। तो ये सब चीजों को लेकर के काम करनी चाहिए सर। सिर्फ उच्च शिक्षा को लेकर ही नहीं सर, क्योंकि अगर हम झारखंड के उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों की अगर बात करते हैं सर, जो सरकारी विद्यालय है वहाँ एक एक टीचर के सहारे सर विद्यालय है, इस पर सर क्या सुझाव रहेगा सर? किस तरीके से सरकार को प्रयास करना चाहिए? क्योंकि सरकार ने सर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के साथ सर एक अच्छा स्कीम भी चलाई थी सरकार का एक बेहतर योजना भी था सर। देखिए, इसमें तो सबसे बड़ा जो हर्डल्स आ रहा है, जो सबसे बड़ा बाधक है, वो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम में लगाना। जो आज शिक्षक हमारे हैं वो बहुत सारे दिन भर उनको कोई न कोई क्लरिकल काम करना पड़ता है, मतलब पढ़ाई छोड़ करके वो सारा काम स्कूल का हो करते हैं। तो उससे कहीं न कहीं उसको निजात दिलाना पड़ेगा। उनको जो सपोर्टिंग जो बीआरपी सीआरपी होते हैं वो एक एसेस करने के लिए दिया गया था, तो वो कहीं न कहीं उसको और आगे करने की जरूरत है। शैक्षणिक काम में ही शिक्षक को लगाया जाए, गैर शैक्षणिक काम के लिए कुछ अलग से असिस्ट करने के लिए लोगों को दिया जाए, ताकि ये जो शिक्षक का मुख्य काम है पढ़ाना, वो क्लासरूम टीचिंग है, और वो क्लासरूम टीचिंग नहीं होकर के वो अन्य जैसे एमडीएम है, मध्य वजन है, बहुत सारे डेटा है, जैसे अभी बहुत सारे गणना चल रहा है तो उसमें इनको लगा दिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, तो वो गैर शैक्षणिक कार्य से उसको जब तक मुक्ति नहीं मिलेगा कहीं तब तक हमको लगता है कि वो जो शिक्षक का जो मुख्य काम है, जिसके उद्देश्य के लिए रखा गया है, वो कहीं न कहीं अभी पीछा छूटता जा रहा है। और खास करके जो सुदूरवर्ती इलाका है, जैसे हमारे पहाड़िया जनजाति हैं जो पहाड़ पर रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र के लिए जो शिक्षक की बहाली होती है तो उसे लोगों को दिया जाए, ताकि वहाँ पे रह करके बच्चों को पढ़ाया जाए। क्योंकि हम शिक्षक पे है, उस पर भरोसा और विश्वास लेकर के उस स्कूल के चौखट पे आते हैं हमारे शिक्षक, छात्र और हमारे अभिभावक भेजते हैं।
उस चौखट पे उसका विश्वास और वो भरोसा मिलना चाहिए। केवल वो पढ़ाई के लिए ही नहीं जाता, वो अपने जो व्यक्तिगत समस्या है या पारिवारिक समस्या है या सामाजिक समस्या है, उसका भी निदान उसको वहाँ पे मिलने की आस रहती है। इसीलिए शिक्षक को भी मैत्रीपूर्वक छात्र को एड्रेस करना चाहिए, ताकि छात्र को जो सर्वांगीण विकास हो, तो उसमें केवल पढ़ाई ही नहीं है, उसमें खेल है, उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, वो कैसे सोशल हो, कैसे एक अनुशासित और एक जिम्मेदार नागरिक बने। ये सभी शिक्षक के जो 8-7 घंटे 8 घंटे व्यतीत करते हैं बच्चे स्कूल में, तो उसको लिए वो इस शिक्षक और वहाँ के प्राचार्य बहुत मुख्य रूप से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमको लगता है कि जी। जब तक शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति नहीं मिलेगा, तब तक उच्च या माध्यमिक शिक्षा हो या प्राइमरी शिक्षा हो, उसमें कहीं न कहीं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहते हैं, तो वो कहीं कहीं अभी दूर की कौड़ी लगती है। मेरा अंतिम सवाल है सर, क्योंकि झारखंड की अगर सर बात करते हैं तो पूरे झारखंड राज्य यूं ही प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ है सर। पर्यटन एवं उद्योग को बढ़ावा देने की योजनाओं को लेकर सर किस तरीके से आप सरकार को सुझाव देना चाहेंगे? सरकार को किस तरीके से झारखंड के, अगर हम पर्यटन स्थलों की बात करते हैं या फिर उद्योगों की बात करते हैं, तो किस तरीके से उनको बढ़ावा देना चाहिए सर, ताकि यहाँ के लोगों को उस पर बेहतर रोजगार मिले? अरे ये तो बहुत बड़ा मतलब कि साहेबगंज और झारखंड की बात करें तो पर्यटन के लिए तो बहुत बड़ा। पर्यटन एक ऐसा चीज है कि जो प्राकृतिक रूप से उसको किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं किया जाता, उसको किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करते हुए एक अच्छा आय का साधन हो सकता है। यहाँ पे इको टूरिज्म, यहाँ पे एडवेंचर कैंप लगाए जा सकते हैं, जो यहाँ के लोग, हम लोग इस NSS के माध्यम से या कोई भी माध्यम से हिमाचल जाते हैं, वहाँ पहाड़ पे, यहाँ पे हमारा एडवेंचर कैंप हो सकता है। इको टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पे जियो टूरिज्म, जो फॉसिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसे चीजें हैं, मेडिसिनल जो प्लांट्स है यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे चीज है। जैसे गंगा है तो स्पोर्ट्स, गंगा के किनारे हम जो इस वाटर स्पोर्ट्स है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बन सकता है, एक टूरिज्म का एक कहे तो सर्किट बन सकता है। वहीं पर दूसरी ओर यहाँ पे जो हमारा ऐतिहासिक है, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, उसका बहुत बड़ा है। एक आध्यात्मिक जो है हमारा कन्या स्थान हो, या फिर यहाँ पर मोती झरना हो, या फिर शिवगादी हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर कि एक आध्यात्मिक सर्किट बनाया जा सकता है। और यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पे अभी तक किसी तरह का टूरिज्म का कोई ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ पर कि लोगों को ये बताया जा सके कि आप उतरे और यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। एक रोड मैप बनाना होगा, और ताकि यहाँ के जो भी लोग आते हैं, जो बाहर से आते हैं, उसको पता होना चाहिए। लोग आना चाहते हैं, लेकिन उसको इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता है। दूसरा है कि एक इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि इसका एक वेबसाइट होना चाहिए कि भाई ये टूरिज्म का स्थान है, यहाँ पे आप यहाँ पे जाए तो यहाँ पे इसके लिए एक बस होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने एक सुझाव दिया था कि एक टी शर्ट होना चाहिए कि यहाँ पे लोगों को कि ये साहेबगंज का ये है। तो हर जिले का अपना अपना एक टूरिस्ट एक ऑफिस होना चाहिए, ताकि वहाँ से सारी जानकारियाँ कलेक्ट करके लोग आए बाहर से, तो वो घूम सके, 1-2 दिन का ट्रिप बना दे। और यहाँ पे ऐसे चीजों को बढ़ावा देने के लिए हमको लगता है अगर कुछ दिन में ऐसा कर सकते हैं, एक डॉल्फिन का जो वाटर है, तो डॉल्फिन का हम लोग जो बर्ड सेंचुरी बना हुआ है, उसके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वही है कि एक कलेक्टिव जो हमारा केंद्र होना चाहिए, जहाँ से कि सारा इंफॉर्मेशन उसको मिल सके, वो डेवलप करने की जरूरत है। जहाँ तक उद्योग की बात है, तो एक समय था कि यहाँ पे नील की खेती होती थी, जानते हैं हम लोग। और यहाँ पे अंग्रेजों जी। के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तेल का मिल हुआ करता था, जो आज भी यहाँ पे है। तीसरा है कि यहाँ पे जो पहाड़िया जनजाति या आदिवासी जनजातियों के धार्मिक जो वहाँ के कलाकृति है, उसको किस तरह से जी। बढ़ावा दिया जाए, वहाँ के लोगों को यहाँ के संस्कृति और यहाँ के जो हमारा पारंपरिक कला है, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी कुछ केंद्र खोलने चाहिए। जी। और साथ ही यहाँ पे जो बाघ सबसे ज्यादा यहाँ पे बाघ लोग रहते हैं, तो बाघ के बहुत सारे बन सकते हैं, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए, इसको उद्योग लगाने के लिए
एक बड़ा मार्केट बनाया जा सकता है। और यहाँ पे जो अब हम लोग जो उसको कह सकते हैं हम कि मकई, जो कि बड़े शहरों में जाकर के पॉपकॉर्न के नाम से जाना जाता है, अगर यहाँ पे उसका हम लोग एक अच्छा ऐसा बिजनेस उद्योग लगाया जा सकता है। जो मिलेट्स होता है, जी जो मिलेट्स होता है, जो अब मोटा दाना कहते हैं, तो ये जी जी यहाँ पे उसका बड़ा मार्केट हो सकता है मिलेट्स का, तो उसका उद्योग लग सकता है। यहाँ के किसान किसानी बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन उसको उनका मार्केट नहीं, बाजार नहीं मिल पाता है। तो जी बाजार करने के लिए उसको एक उसके जगह पे ही आदिवासी का जो जहाँ पे मेला लगता है या जहाँ पे हटिया लगता है, उसी जगह पर चिन्हित करके कुछ जगहों पे लगाया जाए, तो निश्चित रूप से उद्योग भी बढ़ेगा और यहाँ के इको टूरिज्म भी बढ़ेगा और यहाँ के रोजगार और जो स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो उसी तरह से एक झारखंड, विकसित झारखंड और विकसित साहेबगंज का निर्माण हो सकता है। जी। तो मेरे साथ जो है आज झारखंड, खास करके हम लोग झारखंड जो है किस तरीके से 25 सालों में बदला है, इस चीज़ को लेकर हम लोग जाने। क्योंकि झारखंड राज्य की बात करते हैं तो झारखंड राज्य आज पूरी तरीके से जो है 25 वर्ष की हो गई है। और झारखंड में सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है झारखंड के राजधानी रांची में वो विभिन्न कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और विकसित झारखंड को लेकर जनताओं के बीच एक जो है अच्छा संदेश भी रख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने ZTV भारत न्यूज़ को समय दिया और झारखंड, बदलता हुआ झारखंड को जिस तरीके से आपने देखा है सर, उस चीज़ को साझा किया है, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत सर जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से झारखंड राज्य को बदलते हुए देखा है और ख़ास करके यहाँ पर किन किन चीज़ों की कमी है और सरकार को किन किन बिंदुओं पर पहल करनी चाहिए, वो सारे चीज़ों को जो है बारीकी से रखें। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, रांची।